नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी कश्मीर में हो रही हलचल की, बिहार में मुद्दों से भटक गई एनडीए की, जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ी बीजेपी की मुश्किल, यूपी में प्रियंका के बढ़ते वर्चस्व की, और बुलेटिन के आखिर में बात फर्जी टीआरपी के मामले में बार के ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 महीने बाद फिर पटरी पर दौड़ने को तैयार तेजस एक्सप्रेस। 17 अक्टूबर से शुरू होगी तेजस ट्रेन। नवरात्रि के लिए खाने पीने के विशेष इंतजाम। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन लाने की मांग। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने की मांग, कहा आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेज किया बिहार में चुनाव प्रचार। पार्टी की गिनवाई उपलब्धियां, कहा हर क्षेत्र में भाजपा ने किया है काम। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 39,728 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी भी 291 अंकों गिरावट के साथ 11,680 के स्तर पर पहुंचा। और आईपीएल के 32वें मैच में मुंबई इंडियंस और केकेआर में होगी टक्कर। दोनों टीमों में होगी जीत हासिल करने की होड़। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना और इसके साथ ही मुख्य धारा की राजनीति करने वाले राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। सरकार ने इससे कोई बातचीत न तब की थी, न विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया और ना ही नेताओं की नजरबंदी और उनको हिरासत में लिए जाने के दौरान ही ऐसी कोशिश हुई। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, जम्मू कश्मीर में आज फारूक अब्दुल्ला के आवास पर राज्य की 6 पार्टियां जुटी। सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य एक है कि राज्य की पुरानी स्थिति बहाल हो। दूसरी ओर केंद्र की सरकार तो इसी मुद्दे पर बातचीत को ही तैयार नहीं है, बल्कि तमाम दल मिलकर जो बैठक कर रहे हैं उसे ही गलत ठहराने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी आदित्य, जम्मू कश्मीर में एक अरसे बाद सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। पिछले साल अगस्त से नजरबंदी में रह रही महबूबा मुफ्ती की आखिरकार रिहाई हुई और उसके बाद सभी दलों की बैठक आज हुई है, जिसे गुपकार घोषणा कहा जा रहा है। दरअसल पिछले साल ही गुपकार घोषणा का खाका तैयार हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे को संरक्षित करने के लिए सभी दलों के मिलकर प्रयास करने की बात थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का निवास गुपकार में है, इसलिए इसे गुपकार घोषणा कहा गया। बहरहाल ध्यान देने की बात यह है कि वहां के प्रमुख राजनीतिक दलों के लोग मिल बैठकर अपनी पहचान बचाए रखने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल से कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है। हमारे संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करने पर कोई रोक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज की बैठक के बाद देश में कुछ लोग ये संदेश प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं मानो इन नेताओं ने कोई देश विरोधी काम किया हो। हमें ये याद रखना चाहिए आदित्य कि केंद्र सरकार ने कश्मीर के लोगों और राजनेताओं को भरोसे में लिए बिना उनके भविष्य के लिए बड़ा फैसला किया था। वो तरीका लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं था, लेकिन तब देश के हित का वास्ता दिया जाता रहा, जबकि देश का हित तभी सुरक्षित होगा जब यहां लोकतंत्र का सम्मान होगा, जब लोकतांत्रिक तरीकों के इस्तेमाल पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब रुख करते हैं अगली खबर का। मंदिर का मुद्दा अब अयोध्या से चलकर महाराष्ट्र आ पहुंचा है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। यहां तक कि राज्यपाल ने भी सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसका जवाब शिवसेना ने सामना मुखपत्र में दिया है। तो क्या लिखा है सामना में, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं के मंदिर खोलने को लेकर प्रदर्शन के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बंद पड़े धर्मस्थलों को खुलवाने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और तंज कसते हुए कहा, क्या उद्धव को ईश्वर की ओर से कोई चेतावनी मिली है या फिर वो सेक्युलर हो गए हैं? जिसके जवाब में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से एकदम से लॉकडाउन खोलना उचित नहीं था, ठीक उसी तरीके से पूरी तरह से समाप्त कर देना भी ठीक नहीं है। और अब शिवसेना ने राज्यपाल को जवाब देते हुए सामना मुखपत्र में लिखा है, राज्य के मंदिरों को खोलने के लिए भाजपा ने आंदोलन शुरू किया। उस राजनीतिक आंदोलन में राज्यपाल को सहभागी होने की आवश्यकता नहीं थी। श्रीमान कोश्यारी, आप महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लगता है वे इस बात को भूल गए हैं। ठाकरे ने कड़े शब्दों में कहा, राज्यपाल महोदय, संविधान के अनुसार अपने राज्यपाल पद की शपथ ली है। आपको देश का संविधान व धर्मनिरपेक्षता स्वीकार नहीं है क्या? आपको हमारे हिंदुत्व पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे हिंदुत्व को आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि इसके पहले भी शिवसेना ने पत्र लिखकर राज्यपाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें राज्यपाल से अपने हिंदुत्व का प्रमाण नहीं चाहिए। यानी कुल मिलाकर अब बीजेपी ने ठान लिया है कि वो मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ने वाली। अयोध्या के बाद अब महाराष्ट्र में मंदिर को मुद्दा बनाकर बीजेपी अपना पलड़ा भारी करना चाहती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार उसकी कोशिशों को कामयाब होने देती है। महाराष्ट्र में मंदिर के नाम पर सियासत चल रही है। बीजेपी की नजर सत्ता पर है तो शिवसेना को अपनी छवि की चिंता है, इसीलिए मंदिर के नाम पर दांव चला जा रहा है। वैसे बिहार में अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए बीजेपी और जेडीयू भी नए दांव खेल रहे हैं। दोनों पार्टियां स्थानीय मुद्दों को छोड़कर जातिगत समीकरण बैठाने में जुट गई हैं। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू ने टिकट के बंटवारे पर खासा ध्यान दिया है। बिहार में अपनी दाल गलाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने नया दांव खेला है। दोनों ही जातिगत कार्ड खेलने का मन बना चुके हैं। जी हाँ, बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक अगड़ों पर खास फोकस रखा है, तो जेडीयू ने मूल वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा को साथ कर रखने का दांव चला है। इस तरह से एनडीए ने बिहार की सियासी जंग में महागठबंधन को मात देकर सत्ता को बरकरार रखने की रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है। सीट शेयरिंग में बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं, जिसमें से वो 110 सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ रही है और कोटे की 11 सीटें वीआईपी को दे चुकी है। ऐसे ही जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं, जिनमें से 115 पर वह खुद चुनाव लड़ रही है और 7 सीटें जीतन राम मांझी को दे दी हैं। जेडीयू ने 115 सीटों में सबसे अधिक 67 प्रत्याशी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से उतारे हैं। पिछड़ा वर्ग से नीतीश ने 40 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 19 यादव, 12 कुर्मी और 3 वैश्य समुदाय से लोगों को टिकट दिया है। वहीं अति पिछड़ा समुदाय से 27 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिनमें से 8 धानुक, 15 कुशवाहा शामिल हैं। इस तरह से नीतीश कुमार ने अपने कोयरी और कुर्मी मूल वोट बैंक को मजबूती से जोड़े रखने का दांव चला है। जेडीयू ने अपने कोटे की 19 सीटों पर सवर्ण समुदाय के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने भी टिकट बंटवारे में अपने कोर वोट बैंक अगड़ों पर खासा ख्याल रखा है। बीजेपी ने अपने सभी 110 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिनमें से 50 टिकट सवर्णों को दी गई हैं। बीजेपी ने अगड़ों में 21 राजपूत, 14 भूमिहार, 12 ब्राह्मण और 3 कायस्थ समुदाय के प्रत्याशी बनाए हैं। इस तरह से बीजेपी ने अपने मूल वोट बैंक को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपनी जातिगत समीकरण को बिठाकर चल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता जाति के फेर में आती है या फिर बस इन्हें धूल चटाती है। एनडीए भले ही जातिगत समीकरण बनाकर नीतीश को कुर्सी पर बिठाना चाह रहा हो, लेकिन एलजेपी के अलग होने से बिहार में नीतीश का फिर से सीएम बनने का सपना टूट सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी अलग से एंट्री कर इस मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है, जिससे नीतीश कुमार की कुर्सी खिसक सकती है। तो पासवान ने कैसे बढ़ाई परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का मंच सज गया है। अब दिग्गज नेता पार्टी के नैया पार लगाने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता को रिझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रचार में अपनी लाचारी दिखाकर उन्होंने लोगों को लुभाने का नहीं बल्कि विरोधियों को बरसने का मौका दिया है, जिससे सबसे पहले नए विरोधी बने चिराग पासवान ने लपका है। एलजेपी प्रमुख ने कहा कि पहली ही रैली में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत कोशिश कर ली, बिहार में उद्योग लग ही नहीं सकते। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार समुद्र से नहीं घिरा है, इसलिए यहाँ उद्योग के धंधे नहीं हैं। लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जो कि लैंडलॉक है, बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम जैसे ऐसे कई राज्य और भी हैं जो चारों तरफ से जमीन से ही घिरे हुए हैं। इन राज्यों में कई में बिहार के मुकाबले ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते विकास होना या बिहार का विकसित होना संभव नहीं है। प्रदेश की जनता ने उन्हें 15 साल दिए, 1.5 दशक के बाद आज भी हमें नाली गली पर ही बात करनी है, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ। इतना ही नहीं, चिराग ने पिता के नाम पर भी सहानुभूति का कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि पिता ने मुझे जेडीयू से अलग रहने को कहा था। पापा कह रहे थे कि अगर तुम्हारी वजह से नीतीश प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो आज से 10 साल 15 साल के बाद तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी वजह से प्रदेश 5 साल और पीछे चला जाएगा। चिराग ने यह भी कहा कि उनकी सारी बातें पिता ने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को भी कही थी। इसीलिए मैं प्रदेश की जनता से कह रहा हूं कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनने का मौका मत दीजिए, उन्हें सत्ता से बाहर करिए, तभी बिहार विकास कर पाएगा।
पासवान की हुंकार नीतीश को परेशान कर सकती है, क्योंकि उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तरफ नीतीश का चिट्ठा खोला है तो दूसरी तरफ पिता के नाम पर वोट बटोरने का तरीका भी खोजा है। अब देखना होगा कि ये तीर निशाने पर लगकर नीतीश को कितना घायल करता है। चिराग का अलग होना बिहार में एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। पार्टी जीत के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन विरोधियों पर भारी पड़ने से ज्यादा ये बीजेपी पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसके नेता ही कानून के शिकंजे में घिर रहे हैं। तो नोट के बदले वोट के खेल में कैसे घिरे नेताजी, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश चुनाव में लगता है कि बीजेपी को अपनी जीत पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो नोट के बदले वोट का खेल खेल रही है। पहले मंत्री बिसाहू लाल सिंह और मंत्री ब्रजेंद्र यादव फंसे थे, लेकिन अब बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, सांवेर में चल रहे उपचुनाव के दौरान जैसे ही बीजेपी के विधायक ने नोट बांटे, वैसे ही कांग्रेस ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया और शिकायत लेकर सीधा चुनाव आयोग पहुंच गई, जिसके बाद विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ धारा 188 और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब आकाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की किरकिरी करवाई हो। इससे पहले 2019 में भी आकाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ाई थी। उन्होंने इंदौर नगर निगम कर्मियों के साथ हाथापाई की थी। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया गया था। आकाश के खिलाफ थाना एमजी रोड में धारा 353, 294, 506, 147, 148 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन फिर भी बीजेपी विधायक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जब नेता नहीं मानेंगे तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। इसीलिए कांग्रेस ने बल्लामार विधायक के खिलाफ मौका देखते हुए चौका लगा दिया। अब देखना होगा कि बीजेपी को चुनावी खेल में इसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ता है। एक तरफ शिवराज अपनी कुर्सी बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस यूपी में प्रियंका को सीएम बनाने का सपना देख रही है। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार हाथ को ताकत देने की कोशिश कर रही हैं। उनकी जद्दोजहद के बीच प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद सूबे में सीएम के चेहरे को लेकर संकेत मिलने लगे हैं। क्या प्रियंका गांधी को मिलेगी उत्तर प्रदेश की कमान? क्या प्रियंका बनेंगे सीएम की उम्मीदवार? क्या कांग्रेस जताएगी प्रियंका पर भरोसा? ये सवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के उस बयान के बाद उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ेगी। वो हमारी नेता हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। अजय कुमार लल्लू के बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि पार्टी में कांग्रेस महासचिव ने नई जान फूंकी है। आज प्रियंका की वजह से ही पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी है। हाथरस, सोनभद्र, उन्नाव मामले में उन्होंने जिस तरह से आवाज बुलंद की है, उसके बाद कांग्रेस ने सिर उठाया है। प्रियंका ने 30 साल से बेजार पड़ी पार्टी में नया जोश भरा है। 3 दशकों पुराना इतिहास बताता है कि कांग्रेस को ना ही सत्ता मिली है और ना ही विपक्ष में पद मिला है, केवल पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब कांग्रेस नए जोश, नए अवतार के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। अगर कांग्रेस प्रियंका को मैदान में उतारने का फैसला ले लेती है तो कार्यकर्ताओं में भी नई उम्मीद जगेगी, क्योंकि पार्टी के नेता हमेशा से ही प्रियंका को इंदिरा गांधी की छवि बताते रहे हैं। पर्दे के पीछे से कांग्रेस की राजनीति में अहम भूमिका अदा करने वाली प्रियंका गांधी जब आगे आई थी, तब भी यही मांग उठी थी कि कांग्रेस महासचिव को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अब तक पार्टी ने अपना फैसला नहीं लिया है। अब माना जा रहा है कि 2022 में वो सीएम योगी को टक्कर दे सकती हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई प्रियंका चुनावी मैदान में उतरेंगी। अजय कुमार लल्लू के बयान से यूपी कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। जी हां, जेडीएस ने ऐसे तल्ख तेवर दिखाए कि गठबंधन तो दूर, उल्टा कांग्रेस ही उसके निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है, साथ ही वो भविष्यवाणी भी कर डाली जो कांग्रेस के गुस्से को बढ़ाएगी। राजनीति में दोस्ती दुश्मनी में कब तब्दील हो जाए इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। कर्नाटक में एक वक्त था जब कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे का हाथ थामकर चलते थे, लेकिन आज वो वक्त है जब हाथ पकड़ना तो दूर, बल्कि नेता एक दूसरे पर ही तीखे तीर छोड़ रहे हैं। जब से सूबे में बीजेपी ने स्वामी की सरकार गिराई है, तब से वो कांग्रेस पर भी बरस रहे हैं। और अब बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर विधानसभा उपचुनाव से पहले भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गेम प्लान इस बार आरआर नगर में काम नहीं करेगा। 2 बार यहां से चुनाव जीतने के बावजूद जब वे निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए तो मतदाताओं का सामना कैसे करेंगे? ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी विपक्षी दल पर बरसे हों। जब भी सूबे में कोई घटना घटती है तो जेडीएस कांग्रेस को ही कसूरवार ठहराती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इस राज्य के नागरिकों के रक्षक नहीं हैं। अब लोग उस मुद्दे के बारे में सोचते हैं। कांग्रेस बेंगलुरु शहर के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि लोग इस चुनाव में उचित निर्णय लेंगे।
अब जेडीएस के तेवर को देखकर यही लगता है कि कांग्रेस के साथ को कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो बीजेपी के साथ जरूर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्वामी बीजेपी पर जरा भी उंगली नहीं उठा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब जब नेताओं के बदलते सुर नए समीकरणों के संकेत दे ही रहे हैं, तो खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसका साथ देगा। और बुलेटिन के आखिर में बात फर्जी टीआरपी के मामले में बार के ऐलान की। फॉल्स टीआरपी विवाद के बीच ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले 8 से 12 हफ्ते के लिए हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई पुलिस ने 8 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों पर पैसे देकर टीआरपी खरीदने की बात कही थी। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा था कि रिपब्लिक के प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों ने यह बात कबूल की है कि ये चैनल पैसे देकर टीआरपी बदलवाते थे, जबकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। इस बीच टेलीविजन रेटिंग पॉइंट पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बोर्ड के चेयरमैन पुनीत गोयनका ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला बेहद जरूरी था। बोर्ड का मानना है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को अपने कड़े प्रोटोकॉल का रिव्यू करना चाहिए। इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि फर्जी टीआरपी जैसी घटनाएं फिर सामने न आए, और ये रोक अगले 8 से 12 हफ्ते के लिए हो सकती है। काउंसिल की तकनीकी कमेटी जारी करने की पूरी प्रोसेस का रिव्यू करेगी और वैलिडेशन के बाद ही दोबारा इसे शुरू किया जाएगा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ सुनील लल्ला ने कहा, हम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल में अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाते हैं और वही रिपोर्ट करते हैं जो देश देखता है। हम ऐसे और विकल्प तलाश रहे हैं जिससे ऐसे गैर कानूनी कामों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। क्या है टीआरपी? टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये किसी भी टीवी प्रोग्राम की लोकप्रियता और ऑडियंस का नंबर पता करने का तरीका है। किसी शो को कितने लोगों ने देखा, ये टीआरपी से पता लगता है। यदि किसी शो की टीआरपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लोग उस चैनल या उस शो को पसंद करते हैं। एडवर्टाइजर्स को टीआरपी से पता चलता है कि किसके शो में एडवर्टाइज करना फायदेमंद रहेगा। टीआरपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? बार्क ने करीब 45,000 घरों में डिवाइस लगाया है जिसे बारोमीटर या पीपल मीटर कहते हैं। ये मीटर शो में एम्बेड वाटर मार्क्स को रिकॉर्ड करता है। बार्क रिमोट में हर घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग बटन होता है। शो देखते समय उन्हें वह बटन दबाना होता है, जिससे बार्क को यह पता चलता है कि किस शो को परिवार के किन सदस्यों ने कितनी बार देखा। इसी आधार पर बार्क बताता है कि 20 करोड़ टीवी देखने वाले परिवारों में शो या प्रोग्राम देखने का पैटर्न क्या है, या 84 करोड़ दर्शक क्या देख रहे हैं और कितनी देर क्या देखना पसंद करते हैं। बार्क क्या है? बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसका संयुक्त मालिकाना हक एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसियों और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के पास है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके संयुक्त मालिक हैं। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।